नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 9 दिसंबर को क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का जो है वीकली टेस्ट में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का एग्जाम होने वाला है। उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही ये क्वेश्चंस ना केवल वीकली टेस्ट के एग्जाम के लिए बल्कि फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आप लोग बारीकी से करते चलिएगा। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर का जो है आप लोग का वीडियो स्टार्ट कर दिया गया सीरीज बाय सीरीज। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। धुआंधार क्लासेस लगातार चल रही है आप लोगों के लिए, बशर्ते कि आप लोग चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेक्शन ए में जो आप लोग का पहला क्वेश्चन वीकली टेस्ट में पूछा जा रहा है आपका 10 क्वेश्चन और कितना मार्क्स करके 2 मार्क्स करके। तो यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यहां पे देख रहे हैं पूछा जा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली होती है उसमें सबसे पहला चीज होता है आवश्यकताओं का सीमित होना। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी को सामान की जरूरत होगी, जैसे आपको किसी को गेहूं देना है और बदले में आपको क्या करना है, उससे जो है चावल लेनी है, तो आपको वैसे इंसान को खोजना पड़ेगा जिसको वाकई में चावल का जरूरत होगा ताकि वो जो है गेहूं आपको दे सके। तो यानी ऐसे इंसान को आपको खोजना पड़ेगा। यानी आवश्यकता क्या होती है, सीमित होती है। कुछ ही जिन लोगों को जरूरत होगी वो आपसे एक्सचेंज करेंगे, सामान को अदला बदली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा सीमित विनिमय क्षेत्र, यानी इससे क्या होता है कि आपका विनिमय का क्षेत्र जो है क्या होता है, सीमित हो जाता है। आप कम ही लोगों तक जो है इस चीज को कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी में अभी के समय में यह रूल देखा जाता है। तो अभी जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपने समझ लिया। यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑल ऑफ द अबव जो होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दोहरे संयोग का अभाव होता है, अभी हमने समझाया। ठीक है, यानी लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया वस्तु विभाजन में कठिनाई होता है। बिल्कुल, जिसको जरूरत पड़ेगी उसी को आप सामान दे सकते हैं, नहीं तो उसको जरूरत नहीं तो वो आपसे ना तो सामान देगा ना तो आपसे सामान लेगा। यानी वस्तु का विभाजन में क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, यानी जैसे अभी के समय में भारतीय करेंसी अगर 1 रुपया किसी के पास ले जाते हैं तो हर जगह 1 रुपया का सेम वैल्यू है, लेकिन वो चीज जो है जिसको जरूरत नहीं होगा, कोई वस्तु अगर लेके जाकर दूसरा को वस्तु देंगे तो उसको जरूरत नहीं है तो वो आपसे नहीं लेगा, लेकिन अगर उसके बदले में अगर रुपया ले जाते तो वो आपसे सामान को एक्सचेंज कर लेता। यानी इससे क्या होता है कि इसमें जो है आपका कोई भी मूल्य मापक नहीं होता है, एग्जैक्टली कोई भी चीज नहीं होता है। जैसे मध्यकालीन समय में देखे थे आप लोगों ने गुप्त साम्राज्य के द्वारा और मौर्य साम्राज्य के द्वारा अपने जो है सिक्के उन्होंने जारी किया था, तो उससे ले जाकर वो क्या कर रहे थे, कोई भी वस्तु को ले रहे थे। लेकिन अगर खाली वस्तु का हम लोग जो है चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, तो जिसको जरूरत होगा वही लेगा। यानी इसमें क्या होता है, मूल्य मापक का वस्तु विनिमय प्रणाली में अभाव होता है। यानी जितने ऑप्शंस दिए गए ये सभी करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। और ये ऑप्शन को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, 5 या 3 मार्क्स में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग के लिए करके लेके आए हैं ताकि आप लोग जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में करते चलें। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो व्हाट इज मनी, व्हाट डज, हु सेड इट। तो किनके द्वारा कहा गया है, हार्टले विदर्स के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये हार्टले विदर्स के द्वारा कहा गया और ये 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जैक की तरफ से। तो याद रखिएगा इसमें जो है किसको शामिल किया जाता है, मुद्रा जो होता है। अभी देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, सामान को अदला बदली में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अगर मुद्रा आ जाएगा तो उससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान को एक दूसरे में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये क्या होता है, विनिमय का माध्यम होता है। दूसरा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, मूल्य का मापक, मेजर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है, हर जगह हर किसी का एक लिमिटेड अमाउंट दिया रहता है, कीमत दिया रहता है, जिसके हिसाब से आप उस सामान को उस हिसाब से क्या करते हैं, एक दूसरे से परिवर्तन करते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा और ब दोनों। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं क्या बोला गया है, जनता का बैंक कौन सा है, विच वन इज द बैंक ऑफ पब्लिक। ठीक है, 2016 और 18 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वैसा बैंक जहां पे पब्लिक जाके अपना काम करती है, जैसे जमा करना रहे तो हम जाते हैं जमा करने के लिए, अगर पैसा निकालना रहे निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो लोन भी ले सकते हैं। तो वैसा बैंक को क्या कहते हैं हम लोग, व्यापारिक बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो देखिए अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं जब कमर्शियल बैंक जाते हैं, व्यापारिक बैंक क्या है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, ठीक है, अलग अलग जितने भी बैंक है, एचडीएफसी, ये सब क्या है आपका व्यापारिक बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूको बैंक, ये सब व्यापारिक बैंक है। तो इसमें जो पहला काम होता है जमाएं स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा होता है जरूरतमंदों को ऋण देना यानी ऋण प्रदान करना, एडवांसिंग लोन। और तीसरा है साख का निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर आपको सभी रूल मालूम होगा सेंट्रल बैंक का तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग व्यापारिक बैंक के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में। तो देखिए सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, यानी केंद्रीय बैंक जो होता है देश का सर्वोच्च बैंक होता है। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। दूसरा नंबर चलते हैं, क्या बोला गया है, केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। बिल्कुल, इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक में आपने देखा कि प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी, दोनों तरीका का होता है। लेकिन केंद्रीय बैंक जो होता है वो पूरा पूरी किस स्वामित्व होता है, ऑनरशिप किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं क्या बोला गया, केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को हमारे देश का। तो यहां जितना भी मैंने बताया ये सभी जो है कॉमर्शियल एक सेंट्रल बैंक का खासियत है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दोनों पूछा जाता है और ये बार बार जैक की तरफ से पूछा जाता है। ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऊपर सभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या बोला गया है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था भारत का सेंट्रल बैंक अपना कौन है, जहां पे आप अपने नोट पे देखते होंगे लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट जो है करेक्ट आंसर देते हैं। इसका आंसर मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, तो जल्दी कमेंट कीजिए वीडियो देखते ही कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, और देखिए कि आप सही दे रहे हैं या गलत इसका आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया कि सेंट्रल बैंक जो है नोट जारी करता है, लेकिन दोस्तों और एक ऐसा जो है डिपार्टमेंट जो 1 रुपये का नोट जारी करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सभी नोटों का जो है जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है और उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है दोस्तों 1935 में। ठीक है, याद रखिएगा 1935 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जैक का 2017 में भी पूछा गया है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1935 करेक्ट होगा। चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक कौन है पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका लेखक है जो आप जो विषय पढ़ रहे हैं, एक आप विषय पढ़ रहे हैं माइक्रो, ठीक है, और दूसरा अभी जो पढ़ रहे हैं आप है मैक्रो। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो का जो लेखक है या समष्टि अर्थशास्त्र का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को। किसे कहा जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था और ये समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आप लोग इस 5 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जिनका भी सही होगा उनको जो है लाइक किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आता है वो लोग नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग का आंसर सही रहेगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग का एक होमवर्क रहा, अभी इसका आंसर आप लोग तुरंत हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस।
पूछा गया सेक्शन बी में कि 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 दिया गया है, यानी आपको 2 क्वेश्चन देना है, 2 मार्क्स का है, यानी टोटल 4 मार्क्स हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, उपभोग तथा बचत के संदर्भ में सम स्तर बिंदु का अर्थ बताइए। डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, तो याद रखिएगा सम स्तर बिंदु जो होता है तब उत्पन्न होती है जब समस्त आय का उपभोग कर लिया जाता है, अर्थात बचत क्या हो जाता है, जब सेविंग जो है आपका 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसका मतलब है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ब्रेक इवन पॉइंट्स अकर्स व्हेन ऑल इनकम इज कंज्यूम्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे पूछा गया 12 नंबर पे, उपभोग व्यय तथा स्वायत्त उपभोग व्यय में अंतर बताइए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखिए एक अर्थव्यवस्था में सभी गृहस्थ द्वारा निजी उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जो है उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है, और देखिए गृहस्थ हो गया, निजी उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं का जो कुल व्यय होगा उसे उपभोग व्यय कहेंगे। लेकिन स्वायत्त उपभोग व्यय वह उपभोग व्यय है जो तब किया जाता है जब आपका इनकम क्या होता है, शून्य होता है, जब आपका आय जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो उसी को इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन पर्पज बाय ऑल हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा इंग्लिश में। चलिए अब देखते हैं आपका सेक्शन सी, जो कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स करके है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया एमपीसी निकालने के लिए। तो एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्वेश्चन जो है 2022 और 19 में भी पूछा गया है और पिछले साल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा। और ये सब्जेक्टिव में भी जो है 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोला है एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम कहते हैं आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगर 0.5 है तो आपका मल्टीप्लायर के क्या होगा, गुणक क्या होगा। तो अब याद रखिएगा आपका एमपीसी अगर दिया रहे तो आपका के का जो वैल्यू होता है वो कैसे सॉल्व कीजिएगा, के बराबर 1 माइनस क्या लिखेंगे, एमपीसी। क्या लिखेंगे, 1 माइनस एमपीसी, यानी यहाँ पे 1 के जगह 1, यहाँ पे भी 1 के जगह 1, और एमपीसी का वैल्यू क्या दिया है 0.5, तो 0.5। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 रुपया में से 50 पैसा जाएगा, कितना बचेगा, 50 पैसा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर की ओर क्या जाएगा 10, 5 का पहाड़ा में 10 के बार में 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका वैल्यू कितना आएगा 2। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये तो मैंने बताया किसका, एमपीसी का। कभी कभी दोस्तों एमपीसी के जगह एमपीएस भी दिया जाता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति भी दिया जाता है, जो कि आगे आप लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर आपका एमपीसी के जगह एमपीएस दिया रहे तो के कैसे निकालिएगा, तो देखिए गुणक कैसे निकालेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, आपको 1 बाय क्या कर देना, एमपीएस कर देना है। ठीक है, अब इसको 1 बाय लिख दीजिए, 0 पॉइंट, एमपीएस का वैल्यू क्या दिया था 0.5, है ना। तो इसको पॉइंट हटाइए, ऊपर में 10 जाएगा, 5 का पहाड़ा में के बार में कटे जाएगा 2 बार में, तो इसका भी आंसर क्या आया, 2 आया, है ना। तो ये दोस्तों आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बचता है, आप लोग का डिमांड रहा तो वो भी मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो में मुझे कम से कम 200 लाइक्स देखने को मिले तो तय मानिए आप लोग को जो है वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट देखना चाहते हैं कि कितना बच्चे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।